गाइस, वेलकम बैक टू डीएस लॉ एकेडमी। दिस इज दिव्या एंड आज हम पढ़ने वाले हैं लेटर डी से स्टार्ट होने वाले लीगल टर्म्स, साथ ही हम इनके सेंटेंसेस भी फ्रेम करेंगे। तो क्लास स्टार्ट करें। तो पहला लीगल टर्म है हमारा डैमेज। डैमेज मतलब इंजरी लग जाना या फिर किसी को लॉस हो गया, उसको हम डैमेज बोलते हैं। ठीक है, अब डैमेज को हम सेंटेंस में कैसे फ्रेम कर सकते हैं? The storm caused significant damage to the property, but the tenant was not held responsible. सेकेंड वर्ड है damages। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये है डैमेज जिसमें लॉस एंड इंजरी होती है, ये है डैमेजेस। दोनों में अंतर है। डैमेजेस का मतलब होता है वो सम ऑफ मनी जो आप क्लेम कर रहे हो जब आपको इंजरी हो गई है। ठीक है, अब एज्यूम कर लो कि आपकी गाड़ी आप अपने बिल्डिंग के नीचे में पार्क करके रखे हो। अब सुबह आप जाते हो तो आप देखते हो कि आपकी तो गाड़ी की खिड़कियां टूटी हुई है, तो आप अब कंपनसेशन क्लेम करते हो सोसाइटी के मैनेजमेंट कमेटी से। ठीक है, तो अब ये जो कंपनसेशन क्लेम कर रहे हो ना, इसको बोला जाता है डैमेजेस। ठीक है, तो डैमेजेस क्या होता है? द सम क्लेम्ड और अवॉर्डेड इन कंपनसेशन फॉर लॉस और इंजरी सस्टेन। तो डैमेजेस को हम कैसे सेंटेंस में फ्रेम कर सकते हैं? द कोर्ट अवॉर्डेड डैमेजेस टू द इंजर्ड पार्टी टू कंपनसेट फॉर द हार्म सफर्ड इन द एक्सीडेंट। नेक्स्ट है डेट। डेट मीन्स मनी ओड। आपने जो मनी उधार में लिया है उसे डेट बोलते हैं। आपको मान लो 10,000 रुपये की जरूरत थी, आपके अभी बैंक अकाउंट में कोई रुपए नहीं है, तो आपने अपने फ्रेंड से कहा कि क्या तुम मुझे 10,000 रुपीज़ दे दोगे। उसने आपको 10,000 रुपीज़ उधार में दे दिए, तो उसको बोला जाता है डेट। ठीक है, अब यहाँ पे डेटर कौन होगा? जिसने उधार में रुपया लिया है उस पर्सन को डेटर बोलते हैं। तो आपने उधार लिया है तो आप हो जाएंगे क्या? डेटर। ठीक है, और आपका जो फ्रेंड है भी, ये क्या हो गया? क्रेडिटर, कि इसने रुपए दिया है आपको उधार में। ठीक है, तो डेटर कौन हुआ? समवन हु ओज यू मनी। अब डेट का सेंटेंस क्या हो सकता है? ए बोरोड मनी फ्रॉम द बैंक क्रिएटिंग अ लीगल डेट दैट ही मस्ट रिपे विथ इंटरेस्ट। और डेटर का क्या होगा सेंटेंस? द डेटर वॉज अनएबल टू मेक हिज लोन पेमेंट्स एंड फेस्ड लीगल एक्शन फ्रॉम द क्रेडिटर्स। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आ जाता है डिसीट। डिसीट का मतलब कि कोई एक इंसान ने आपके साथ में कुछ फ्रॉड किया है, ये आपको मिसलेड कर दिया है और उस वजह से आपको डैमेजेस फेस करने पड़ रहे हैं, तो उसको बोला जाता है डिसीट। When one person deliberately misleads a second person with a statement which causes the second person to do something that causes them damage. ठीक है, अब deceit का क्या होगा सेंटेंस? The company was sued for deceit after it misled customers about the safety of its product. ठीक है, अब मान लो कि A ने कोई शैम्पू बनाया है और उसने B को बोला कि अगर तुम ये शैम्पू यूज़ कर लोगे तो इस शैम्पू से तुम्हारे सारे बाल काले हो जाएंगे। अब बी ने यूज़ कर लिया, अब काले तो हुए नहीं, उसके बदले में उसके जो बाल हैं वो सारे गिरने लग गए। तो ये क्या हो गया? ए ने बी के साथ क्या किया है? डिसीट किया है। ठीक है, उसने मिसलीड किया है जिससे बी को अब डैमेज फेस करना पड़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है डिक्री। डिक्री क्या होता है? कोर्ट के ऑर्डर को डिक्री बोला जाता है। अब डिक्री का क्या होगा सेंटेंस? द कोर्ट इशूड अ डिक्री ऑर्डरिंग द डिफेंडेंट टू रिटर्न द डिस्प्यूटेड लैंड टू द प्लेंटिफ। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है डिक्री नीसी। अब देखो, डिक्री नीसी को बेसिकली हम बोलते हैं टेम्पररी कोर्ट ऑर्डर। ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है? ये एक ऐसा कोर्ट ऑर्डर है जो टेम्परेरी है, ये परमानेंट कोर्ट ऑर्डर नहीं है, ये सिर्फ टेम्परेरी, ये प्रोविजनल कोर्ट ऑर्डर है जिसमें ये बोला जाता है कि ये जो मैरिज है इसको हम डिसॉल्व कर देंगे आगे फ्यूचर में। ठीक है, अभी ये डिसॉल्व नहीं हो रहा है, इसमें बस ये बोला गया है कि हम आगे फ्यूचर में इसको डिसॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली डिक्री नीसी क्या है? प्रोविजनल कोर्ट ऑर्डर which orders that a marriage should be dissolved, or a decree is said to be nisi when it is to take effect after a specific period or after the person affected by it fails to show cause against it within a certain time. ठीक है, अब डिक्री नीसी का क्या होगा सेंटेंस? A decree nisi was granted in the divorce case, meaning the divorce would be finalized after a set period unless a challenge was made. ठीक है, अब एज्यूम कर लो
ए एंड बी हस्बैंड वाइफ है, ठीक है। ये दोनों कोर्ट में गए डाइवोर्स के लिए। कोर्ट ने बोला कि अच्छा ठीक है, आप एक काम करो, आप 6 महीने ना एक साथ रह के देखो। अगर 6 महीने आप एक साथ नहीं रह पाते हो तब तो हम आपको डाइवोर्स दे देंगे, ठीक है। और अगर आप रह सकते हो तो फिर हम आपको डाइवोर्स नहीं देंगे। तो ये क्या हो जाता है, ये डिक्री नीसी है, क्योंकि इसमें अब ये जो 6 महीने तक इनको रहने के लिए बोला गया है, ये हो गया चैलेंज इनके लिए कि आप एक सर्टेन टाइम के लिए रह के देखो, नहीं होता तो हम आपको डाइवोर्स दे देंगे, ठीक है। अब डीड क्या है? डीड आप में से कई लोगों ने देखा होगा, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। उस लीगल डॉक्यूमेंट के नीचे में एक पर्सन साइन करता है, वो बोलता है कि यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है इस लीगल डॉक्यूमेंट में, मैं उसको फुलफिल करूंगा या मैं उससे ऑब्लाइज्ड हूँ, ठीक है। अब ए एंड बी के बीच में ना एक रेंट एग्रीमेंट बना है, ठीक है। तो उसमें अब ए क्या है, उसमें लैंडलॉर्ड है और बी कौन है, टेनेंट है। तो अब ये दोनों के बीच में एक रेंट एग्रीमेंट बनता है, उस रेंट एग्रीमेंट को हम क्या बोलेंगे, लीगल डॉक्यूमेंट। अब दोनों ए एंड बी रेंट एग्रीमेंट में सिग्नेचर करेंगे और उस रेंट एग्रीमेंट में जो भी क्लॉजेस होंगे ए एंड बी को वो फुलफिल करना होगा, इसको बोला जाता है डीड, ठीक है। तो डीड का सेंटेंस होगा, द ओनरशिप ऑफ द हाउस वॉज ट्रांसफर्ड टू सुरेश थ्रू अ डीड साइंड बाय बोथ पार्टीज, ठीक है। नेक्स्ट है डिफर्मेशन। ये टर्म आपने न्यूज़ चैनल्स में बहुत बार आप सुने होंगे कि एक पर्सन जो कोई भी स्टेटमेंट देता है जिससे दूसरे पर्सन का रेपुटेशन को हार्म हो रहा है या डैमेज हो रहा है उसके रेपुटेशन में, तो उसको बोला जाता है डिफर्मेशन। अब डिफर्मेशन या तो ओरली भी आप कर सकते हो या फिर रिटर्न कर सकते हो, ठीक है। अब एग्जाम्पल ले लो, आपके कॉलेज में आपका एक क्लासमेट है, मान लो राहुल। अब राहुल सबको आपके कॉलेज में बोल रहा है कि ये जो सुरेश है ये ना कॉलेज के बाद में चोरी करता है और आप चोरी करते ही नहीं हो। तो यहाँ पे क्या हो गया, राहुल ने क्या किया, डिफर्मेशन। क्यों? क्योंकि ये आपके रेप्यूटेशन को डैमेज कर रहा है। अब डिफर्मेशन को आप कैसे सेंटेंस में फ्रेम करोगे, सुरेश filed a defamation lawsuit after false accusations about him were published in the newspaper, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आ जाता है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट मीन्स फेलियर टू परफॉर्म सम लीगल रिक्वायरमेंट और ऑब्लिगेशन। अब यही ऊपर वाला हम एग्जाम्पल ले लेते हैं ए एंड बी का, ठीक है। अब ये जो ए एंड बी के बीच में जो रेंट एग्रीमेंट बना है, इस एग्रीमेंट में कुछ क्लॉजेस लिखे हुए हैं, ठीक है। अब मान लो क्लॉज 1 to 5 जो है ए को करने थे, ठीक है, कि ये क्लीन हाउस देगा, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई सब कुछ देगा, फिर बी उसमें रहने लगेगा और बी उसको अकॉर्डिंगली रेंट पे करेगा ए को, ठीक है। अब ए ने ना इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ही नहीं दी, तो यहाँ पे क्या हो गया, ए की तरफ से डिफॉल्ट हो गया। ए का ऑब्लिगेशन था कि बी को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देने के लिए, लेकिन ए ने नहीं दिया, तो ये हो जाता है डिफॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ ए, ठीक है। अब डिफॉल्ट का सेंटेंस क्या होगा, द बोरोवर वॉज इन डिफॉल्ट आफ्टर मिसिंग सेवरल मॉर्टगेज पेमेंट्स रिस्किंग फोरक्लोजर ऑन द हाउस, ठीक है। नेक्स्ट है डिफेंस। अब डिफेंस तो आप लोगों को पता ही होगा, ए ने बी के अगेंस्ट में कुछ केस कर दिया है ये बोल के कि बी ने मुझे डिफेम किया है। अब बी यहाँ पर क्या करेगा, वो अपना डिफेंस लेगा। तो ये क्या हो गया, डिफेंस, एक्शन अगेंस्ट अटैक और चैलेंज द प्रोसीडिंग्स बाय अ डिफेंडेंट और एक्यूज पार्टी फॉर डिफेंडिंग हिमसेल्फ। तो जिसने भी आपके अगेंस्ट में कुछ एक्यूजेशंस लगाया है आप उसको डिफेंस करते हो। तो ए ने बी के अगेंस्ट में एक्यूजेशंस लगाए, तो यहाँ पर बी डिफेंस ले रहा है उन एक्यूजेशंस के, ठीक है। डिफेंस का सेंटेंस होगा, द लॉयर प्रेजेंटेड अ स्ट्रॉन्ग डिफेंस आर्गुइंग दैट हिज क्लाइंट वॉज नॉट प्रेजेंट इन द क्राइम सीन, ठीक है। अब जो पर्सन डिफेंस ले रहा है उसको बोला जाता है डिफेंडेंट। देखो सिविल केसेस में जो केस फाइल कर रहा है उसको तो बोलते हैं प्लेंटिफ, और जो डिफेंस ले रहा है उसको क्या बोलेंगे हम, डिफेंडेंट, ठीक है। तो प्लेंटिफ ने केस फाइल किया है अगेंस्ट द डिफेंडेंट। द पार्टी अगेंस्ट होम अ सिविल सूट इज फाइल्ड इज कॉल्ड डिफेंडेंट। ही इज अ पर्सन डिफेंडिंग इन अ कोर्ट एक्शन विच हैज़ बीन टेकन अगेंस्ट हिम। डिफेंडेंट का क्या होगा सेंटेंस,
द डिफेंडेंट इन द केस डिनाइड ऑल चार्जेस एंड क्लेम दैट द एक्यूजेशंस वर बेसलेस। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है डीजर। अब डीजर एंड डिफेक्टो हम एक साथ पढ़ लेते हैं, दोनों ही लैटिन टर्म है। डीजर का मतलब होता है राइटफुली, मतलब जो लॉफुल है, एंड डिफेक्टो का मतलब होता है इन फैक्ट या इन रियलिटी, जो बाय लॉ नहीं है। ठीक है, डिफेक्टो का कोई लॉफुल रोल नहीं है। ठीक है, लेकिन ये इन फैक्ट है रियलिटी में, लेकिन यही है। ठीक है, अब डीजर एंड डिफेक्टो को आप इस एग्जांपल से समझो। ये एक प्लॉट ऑफ लैंड है। ठीक है, अब लीगल डॉक्यूमेंट्स में तो ए का नाम लिखा गया है कि ए इस प्लॉट ऑफ लैंड का ओनर है, लेकिन ए इस प्लॉट ऑफ लैंड में रह ही नहीं रहा है। एक्चुअली में लास्ट 30 ईयर्स से जो बी है इसका भाई, ये इस प्लॉट ऑफ लैंड में रह रहा है, तो बी यहाँ पर हो जाता है डिफेक्टो ओनर और ए हो जाता है डीजर ओनर। ठीक है, तो अब इनको हम सेंटेंस में कैसे फ्रेम करेंगे। डीजर का होगा although A was the de jure owner of the land, he had not lived there for many years. De facto का होगा B was the de facto leader of the group even though she had no official title. ठीक है, और दो टर्म्स है de jure guardian and de facto guardian। इसको आप ऐसे समझो, A एक 10 years की किड है। ठीक है, इसके B एंड C पेरेंट्स हैं। ठीक है, मॉम एंड डैड है, और डी जो है ए के अंकल है। ठीक है, तो अब एक्चुअल में डी जो गार्जियन कौन है ए के, बी एंड सी, ये इसके लॉफुल गार्जियन है। पेरेंट्स हमेशा बच्चों के लॉफुल गार्जियन रहते हैं। अब एज्यूम कर लो कि बी एंड सी की ना डेथ हो गई है, और ए अब डी के पास में ही रह रही है, अपने अंकल के पास में रह रही है। तो अंकल कौन हुए अब ए के, डी फैक्टो गार्जियन। ठीक है, बी एन सी जो पेरेंट्स है ए के, वो हुए डी जो गार्जियन। बी एन सी की डेथ हो जाती है, ए अब अपने अंकल के पास रहती है जो डी है, तो डी हो गया ए का अब डी फैक्टो गार्जियन। सो डी जो गार्जियन इज अ लॉफुल गार्जियन एंड डी फैक्टो गार्जियन इज अ सेल्फ अपॉइंटेड गार्जियन हु by reason of fact becomes the guardian of a child after the death of the natural guardian। अब इनको हम कैसे सेंटेंस में फ्रेम करेंगे। डीजर गार्जियन का होगा द फादर एज द डीजर गार्जियन हैड द लीगल राइट टू मेक डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ हिज चाइल्ड। एंड डिफेक्टो गार्जियन का क्या होगा, ऑल्दो डी वाज नॉट द बायोलॉजिकल पेरेंट, ही एक्टेड एज द डिफेक्टो गार्जियन फॉर द चाइल्ड। ठीक है, नेक्स्ट है डी नोवो। डी नोवो भी एक लैटिन टर्म है, इसका मतलब होता है एन्यू, फ्रॉम द बिगिनिंग, किसी चीज़ का फिर से शुरुआत होना। अब कई बार क्या होता है, कोई केस का कोर्ट रिव्यू कर रहा है, तो अब जब रिव्यू करेगा कोर्ट ना, तो वापस से उस केस को नई तरीके से सुना जाएगा। ठीक है, अब पहले वाले कोर्ट ने जो भी कंक्लूजन, जो भी आर्ग्यूमेंट्स सुने थे, वो वहाँ पर डिस्कस नहीं किए जाएंगे। तो बेसिकली डी नोवो क्या हो गया, अ ट्रायल और रिव्यू that is conducted without regard to any previous court's assumptions or conclusions। इसका सेंटेंस क्या होगा, The judge ordered the case to be heard de novo starting the entire trial process again। ठीक है, नेक्स्ट है डिपेंडेंट। ये तो आपको पता ही होगा कि कोई भी पर्सन किसी का फाइनेंशियल सपोर्ट से वो सर्वाइव कर रहा है, सो उसको बोला जाता है डिपेंडेंट। समवन हु डिपेंड्स ऑन समवन एल्स फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट। ठीक है, तो अभी आप जितने भी बच्चे लोग हो, अभी आप सब फाइनेंशियल सपोर्ट कहाँ से ले रहे हो, अपने पेरेंट्स से। सो यू आर डिपेंडेंट ऑन योर पेरेंट्स। ठीक है, तो डिपेंडेंट का क्या होगा सेंटेंस, अ डिपेंडेंट स्पाउस मे बी एंटाइटल्ड टू फाइनेंशियल सपोर्ट आफ्टर अ डाइवोर्स। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है डिपोनेंट, अ पर्सन हु स्वेयर्स एन ओथ दैट अ स्टेटमेंट इज करेक्ट। कोई एक पर्सन वो ओथ के अंदर में ये स्वेर कर रहा है या ये कसम खा रहा है कि मैं जो भी इसमें स्टेटमेंट बोल रही हूँ या लिखा है ये करेक्ट है। ठीक है, अब देखो एफिडेविट हमने लेटर ए वाली वीडियो में पढ़ा था, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो ऊपर यहाँ पर लिंक आ जाएगा, आप वहाँ से पढ़ लेना एफिडेविट के बारे में। तो एफिडेविट में कोई भी पर्सन, उसमें जो भी चीज़ें लिखी गई है कि मेरा नाम ये है, मैं इतने साल का हूँ, मैं ये बिज़नेस करता हूँ, मैं यहाँ पर रहता हूँ, तो एफिडेविट में ऐसे कई चीज़ें बातें लिखी गई होती।
और लास्ट में वो पर्सन यहाँ पे साइन करता है, ठीक है। तो ये जो पर्सन साइन कर रहा है इसको बोला जाता है डेपोनेंट, क्योंकि ये एक ओथ के अंडर में साइन कर रहा है कि इस एफिडेविट में जो भी बातें लिखी गई है या स्टेटमेंट्स दिए गए हैं ये ट्रू है, करेक्ट है, ठीक है। उसको बोला जाता है डेपोनेंट। तो डेपोनेंट का क्या होगा सेंटेंस? द डेपोनेंट गेव अ sworn statement in the affidavit attesting to the facts of the case। लास्ट आ जाता है डेपोजिशन, अ स्टेटमेंट बाय अ विटनेस मेड अंडर ओथ। तो अब जो पर्सन किसी केस में विटनेस बना है, ठीक है, अब वो जब विटनेस बन गया वो कुछ स्टेटमेंट भी देगा और लास्ट में कोर्ट क्या करता है, विटनेस जब स्टेटमेंट दे रहा है तो उससे बाद में एक डॉक्यूमेंट बनवा के साइन करवाया जाता है उसके स्टेटमेंट्स के नीचे में, तो उसको बोला जाता है डेपोजिशन। तो डेपोजिशन का क्या होगा सेंटेंस? ड्यूरिंग द डेपोजिशन द विटनेस आंसर्ड क्वेश्चंस अंडर ओथ आउटसाइड द कोर्ट रूम, ठीक है। सो आई होप आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, नीचे कमेंट भी कर दीजिए साथ में कि आपको और कौन से टॉपिक्स में वीडियो चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो आए नेक्स्ट तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।